चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्लास की ओर, जहां पर हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास को चालू किया था। और संज्ञानात्मक विकास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे संज्ञान का डेवलपमेंट होता है, कैसे कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है। और हम लोगों ने दो बड़े मनोवैज्ञानिकों को देख लिया। वो दो बड़े मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? एक तो लेव वाइगोत्स्की थे और दूसरे थे मेरे जेरोम ब्रूनर। अब आते हैं अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में यदि मुझे कोई एक क्वेश्चन चुनना होगा, कोई एक मनोवैज्ञानिक चुनना होगा जहां से मुझे प्रश्न उठाना है, तो डेफिनेटली दैट विल बी नन अदर देन जीन पियाजे। स्टार्ट करता हूं। ये जीन पियाजे जी का फोटो है और ये इनको फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी ये है मेरे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। इसलिए बोल रहा हूं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक क्योंकि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है हमारे 21st सेंचुरी के। इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास पर, वो कहीं ना कहीं एकदम सटीक है, एकदम सही बैठती है। आलोचना के मामले में केवल इतना ही आलोचना है कि इन्होंने स्टेज के हिसाब से अपनी जो थ्योरी उसको दे दी, और हर कोई व्यक्ति जो स्टेज चरण में बात करेगा वो विकास के हिसाब से आलोचना में जाएगा, क्योंकि विकास एक निरंतर सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो कोई भी उसे स्टेज में तोड़ने की कोशिश करेगा वो हमेशा उस आलोचना का शिकार होगा। सेम वही इनके साथ भी हुआ था और इनकी आलोचना केवल यही रही। कुछ और भी आलोचनाएं रही, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ये स्विस मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। 1986 में जन्म हुआ, लगभग 86 या 84 साल ये कुछ जिए थे। और इनकी काफी अच्छी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसे मैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता हूं। कई वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े कोचिंग्स के वीडियो में देखा होगा कि डायरेक्टली वो लोग उनके 4 स्टेजेस पर आ जाते हैं, उनके 4 चरणों पर आ जाते हैं कि ये 4 चरण है, इनको पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। वेल, सच कहूं तो जीन पियाजे का केवल उस 4 चरण ही सब कुछ नहीं है। उसके पहले पूरा एक अवधारणा बनाया जाता है कि एक्चुअल में उनके हिसाब से बच्चे कैसे सीखते हैं। उस 4 चरण के पहले 4 चरण के डेफिनेटली वो 4 चरण के बाद ही वो निष्कर्ष निकला होगा, बट 4 चरण के पहले भी कुछ प्रकार के उन्होंने अवधारणाएं दी, कॉन्सेप्ट दी, लाइक स्कीमा हो गया, अडेप्टेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया और आपका इक्विलिब्रियम हो गया। कैसे बच्चा जो है असंतुलन से संतुलन की ओर जाता है, और यही उस बच्चे का विकास की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को क्या कहा? तो यार उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअल में नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अब ये कि सर नन्हे वैज्ञानिक ही क्यों गया, लिटिल साइंटिस्ट ही उन्होंने क्यों कहा और कुछ शब्द क्यों नहीं कहा? यदि आपसे एक सामान्य शब्द ये पूछूं कि वैज्ञानिक जो है वो क्या करते हैं, तो आप देखोगे कि सर वो किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का कुछ काम कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। और आपको पता चला कि यार वो बच्चे जो हैं वो भी गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, गतिविधियों के माध्यम से मतलब बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज करते हैं सर, ठीक है, एक्टिविटीज करते हैं। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। वो अचेतन मन से उन चीजों को कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है। जब वो गतिविधि करते हैं ना, तब उनके ही द्वारा बहुत सारे चीजों का अन्वेषण होता है। अन्वेषण यानी कि खोज की जाती है, बहुत सारी चीजों का खोज किया जाता है। और खोज करने के बाद बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं, स्वयं से सीख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे उन चीजों को अनुकरण करके देखकर सीख गए किसी व्यक्ति को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद स्वयं से उस खिलौना को खेल रहे थे और खेलते खेलते इन चीजों को सीख गए। अब उनके आयाम में तो वो एक नया आइडिया बन गया ना। भले हम बड़े हो चुके हैं, हमारे में मानसिक परिपक्वता इतनी आ चुकी है कि हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, बट बच्चों के लिए पहली बार नया हुआ तो बच्चे क्या किए? उसको अपने जहन में डाल लिए, अपने संज्ञान में डाल लिए, अपने कॉग्निशन में डाल लिए। तो बच्चे वहां से फिर क्या करते चले गए? सीखते चले गए। नन्हे वैज्ञानिक कहने का मतलब यही था कि बच्चे स्वयं से किसी चीज का खोज करेंगे और उसके बाद वो सीखेंगे। याद है कि स्वयं से किसी भी चीज को करने का जो प्रक्रिया है, यही तो मेरा रचनावादी उपागम है। रचनावादी उपागम कहने का मतलब क्या है कि ये सभी जो है ये रचनावादी मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी मानते हैं कि हम बच्चों को मौके देंगे, बच्चे अपने ज्ञान को स्वयं से रच लेंगे। मतलब हम केवल और केवल उनकी स्कैफोल्डिंग करेंगे। यदि वाइगोत्स्की की वीडियो देख ली होंगे तो स्कैफोल्डिंग क्या है ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड है, बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर्स है। एक्टिव लर्नर्स करने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय अधिगम करता है। अधिगम करता मैंने कहा, लर्नर्स कहा, टीचर नहीं कहा, ठीक है, टीचर तो हम हैं यार। एक्टिव लर्नर्स इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर से स्वयं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चे तभी सीख सकते हैं जब वो एक्टिव हो, ठीक है। मतलब अगर वो सक्रिय नहीं है, अगर वो मान लो निष्क्रिय है, तो यार अगर वो एनवायरमेंट के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ निष्क्रिय है तो बच्चे सीख नहीं सकते। जीन पियाजे जी ने अपने थ्योरी में साफ कहा है कि उनका सीखने के लिए उनका एक्टिव होना जरूरी है,
मतलब एक्टिव होने का मतलब क्या वो केवल और केवल मेंटली एक्टिव होने की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मेरे हिसाब से मैं कहूं तो केवल और केवल मेंटली एक्टिव नहीं बोल रहे हैं, वो हर प्रकार से चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहे, चाहे वो मानसिक तौर से हो। मानसिक तौर इसलिए पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आयाम है पियाजे के हिसाब से, चाहे यार वो शारीरिक तौर से क्यों ना हो, और इसके अलावा वो सामाजिक और संवेगात्मक, वो सभी इमोशनली, फिजिकली, सोशली, मेंटली सभी प्रकार से वो एक्टिव हो, तभी बच्चा क्या करेगा, अपने इस ज्ञान का अर्जन को थोड़ा सुगम बना पाएगा, थोड़ा इजी कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो किसी एक आयाम में सर एक्टिव नहीं है तो क्या वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, क्या उसका मानसिक विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो सकता है बाकी की तुलना में थोड़ा समय उसको ज्यादा लगे, वो थोड़ा कम एक्टिव हो, वो थोड़ा कम धीरे सीखे। ठीक है, उसके बाद ये मेरा एक्टिव लर्नर्स और नन्हे साइंटिस्ट वाला बात जो है वो क्लियर हो गया। फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैंने कहा ना कि रचनावादी जो उपागम है, पूरी की पूरी ये जो है ये संज्ञानात्मकवादी दृष्टिकोण है, पूरा का पूरा जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की का रचनावादी लोग है। और एक और नाम जो कई किताब में देखने को मिलेगा, निर्मितवाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट का। ठीक है, निर्मितवाद संप्रदाय से लोग आते हैं। इनका ना एक ही बेसिक मूल फंडामेंटल है जिसपे ये लोग कार्य करते हैं, और मेरे हिसाब से वो फंडामेंटल सही है, बिल्कुल सही है, कि ये कहते हैं बच्चे रचे ज्ञान, लेकिन ये कब, जब शिक्षक दे मौके। मतलब एक चीज इन्होंने साफ कहा कि अगर जो टीचर है उसको अगर सही से अपॉर्चुनिटी देगा तो बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो स्वयं से कर लेगा। मतलब उसका जो नॉलेज इंपार्ट वाला जो प्रोसेस है वो स्वयं से हो सकता है। टीचर को मात्र केवल और केवल उसका स्कैफ फोल्डिंग करना पड़ेगा, केवल मदद करना पड़ेगा। टीचर जो है वो केवल वहां पर खड़ा भी रहेगा, केवल उसको सहयोग देगा, ये भी नहीं ना उसको हर चीज सिखा रहा है, केवल सहयोग देगा। तो बच्चा अपने से उन चीजों को प्रैक्टिस कर करके, अपने चीजों को एक्सपेरिमेंट कर करके, गतिविधि कर करके वो स्वयं से सीख सकते हैं। ये जीन पियाजे जी ने कहा। ये छोटी सी थ्योरी है जिसको आपको पूरा चलना है और आगे चल के पूरा एक बड़ा सा थ्योरी जीन पियाजे का बनाना है। धीरे धीरे हर एक थ्योरी को अपने जहन में डालते जाइए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको समझ में आया। रचनावादी क्या है कि सर शिक्षक उनको मौके देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तब जाकर वो क्या करेगा, वो नॉलेज को इंपार्ट करेंगे, तब जाकर वो किसी चीज को सीखेंगे। ये रचनावादी उपागम है, ये और कुछ नहीं है। ये मानता है कि बच्चे जो है सक्रिय अधिगम करता है, बच्चे नन्हे साइंटिस्ट है, जहां पर शिक्षक जो है केवल और केवल वहां पर केवल एक गाइडेंस के तौर पर काम करेगा, एक मोटिवेटर के तौर पर काम करेगा, एक अभिप्रेरक के रूप पर काम करेगा। ठीक है, और बच्चे जो है स्वयं से अपने कामों को सीख लेंगे। बिल्कुल, जब वो गलत जाएंगे तब वो उन्हें सिखाएंगे। फिर है कि पियाजे की थोड़ी थोड़ी अब थ्योरी पर आ गए हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, यहां पर देखोगे ना तो दो टाइप के ब्रेन बनाए हैं मैंने। एक ब्रेन वो है जो थोड़ा सा एडल्ट है, एडल्ट है इसका मतलब क्या है, मतलब वो बड़ा है। और एक है जिसका बच्चों वाला बुद्धि है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं, यहां पर क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का मैंने एक चित्र थोड़ा सा बना के रखा है ताकि थोड़ा सा यहां पर समझा सकूं। आपसे एक बात पूछूं यार कि बच्चे ज्यादा सोचते हैं कि एक व्यस्त ज्यादा सोचता है? मतलब आप अभी 25-26 साल के यदि हो, थोड़े दो चार ऊपर नीचे कम ज्यादा, तो यार आपसे पूछूं कि आप ज्यादा सोचते हो या बच्चे ज्यादा सोचते हैं, आपके मन में जो आंसर है आप उसको याद कर लीजिए कि सर ये आंसर आ रहा है। आपके मन में आया होगा सर डेफिनेटली हम ज्यादा सोचते हैं, सर हमने दुनिया को ज्यादा देखी है, हमने हमारे में परिपक्वता अच्छी है। आपको कह दे रहा हूं आप रॉन्ग है। क्यों? बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, उतने ही थॉट्स आते हैं दिन भर में, उतने ही विचार आते हैं दिन भर में जितना एक आपके में आता है। सर लेकिन कैसे हो सकता है? सर बच्चे ने तो इस परिपक्वता को अभी तक देखा नहीं, बच्चे ने इस वास्तविक जगत को उतना अभी देखा ही नहीं है सर। जितने आयाम मैंने देख लिए हैं, मैंने स्कूल देख लिया, मैंने कॉलेज देख लिया, मैंने कोचिंग्स देख ली, मैंने बड़े बड़े लोगों को देख लिया, बड़े बड़े दोस्तों को देख लिया, सर बच्चा तो अभी देखा ही नहीं सर, वो तो स्कूल से आगे खेल के मैदान से गए ही नहीं सर। बट ऐसा नहीं है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों में जो विचार है ना वो वयस्क के समान ही आते हैं, बराबर आता है, बट उनमें गुणात्मक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? गुणात्मक अंतर। मतलब बच्चों के जो थॉट्स है वो सार्थक थॉट्स नहीं है, वो निरर्थक थॉट्स है। हमारे अंदर भी पता है आपको कि हम लोग अपने लाइफ में, अपने दिन भर में केवल और केवल 1000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 10 या 11 थॉट्स को ही हम लोग अपने दिमाग में लेकर अपने दैनिक दिनचर्या को करते हैं। आपको पता है कि नहीं है, साइकोलॉजी है। वैसे ही बच्चों के अंदर भी हजारों थॉट्स दिन में आते होंगे, लेकिन वो जो है केवल और केवल निरर्थक थॉट्स है। वो ऐसे थॉट्स है जिनका कोई एक्चुअल में काम ही नहीं है, कोई साइकोलॉजी से रिलेशन नहीं है, कोई मानसिक विकास से संबंध नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि इस
चीज का सार क्या निकला? तो पियाजे ने कहा कि बच्चे बड़ों की तुलना में कम बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि वे केवल अलग तरह से सोचते हैं। देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये किसका कथन है, ये किसने कहा है। तो याद रखना, ऐसा कोई कथन कहने वाला मेरा कौन है? वो मेरा जीन पियाजे जी है। मैंने कहा कि बच्चों में विचार की जो मात्रा है उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। हाँ, लेकिन विचार का जो गुण है उनमें अंतर होगा, यानी कि क्वांटिटी जो है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, सेम रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा सर? डिफरेंस आएगा क्वालिटी में, गुणात्मक अंतर में आएगा सर। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। और अब जो है जीन पियाजे एक्चुअल में स्टार्ट होता है, यहां से भी स्टार्ट हुआ था, बट अब जो है वो फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस है। वैसे इस वाले पार्ट से भी एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अभी अपन लोग चलते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं पर। एक चीज मेरे को देखने में मिल रहा है यार, इस चीज का नाम क्या लिखा है? स्कीमा लिखा है। दुकान पे जाओ तो स्कीम लिखा होता है कि एक के साथ एक फ्री स्कीम, वो स्कीम नहीं है, ये स्कीमा है। अच्छा, स्कीमा क्या है? स्कीम का किताब में देखना, स्कीम लिखा रहता है अलग और स्कीमा लिखा रहता है अलग। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जहां पर से क्लियर हो जाए। बहुत सारे छोटे छोटे जब स्कीम मिलेंगे तो वो क्या करेगा? वो एक निश्चित स्कीमा को बनाएगा। ठीक है, बहुत सारी ज्ञान की छोटी छोटी थैलियां हैं, ये छोटी छोटी ज्ञान की थैलियां हैं, वही आपका क्या बनेगा? वही आपका स्कीमा बनेगा। यह चिंतन या क्रियाओं का सुव्यवस्थित प्रारूप है जो एक व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिए बनाता है। मैं जान रहा हूं ये शब्दों समझ में नहीं आने वाला। स्कीमा जो है, आपने क्या किया अपना, आप मान लो कि आपने स्टार्ट किया कि एक अजय यादव क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, क्या पता ये व्यक्ति जो है कुछ काम का चीज सिखा जाए। अब आपके मन में आया कि यार मैं अभी सीडीपी में ब्लैंक हूं, मुझे सीडीपी कुछ नहीं आता। आपने धीरे धीरे मेरी वीडियो देखना चालू किया, 10-11 लेक्चर, 12 लेक्चर धीरे धीरे आपने देखा। देखने के बाद आपको समझ में आया कि यार अब मेरे को ना शारीरिक विकास के सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब वो सभी क्वेश्चन जो लगभग एग्जामिनेशन में आते हैं, लगभग 40, 50, 60% क्वेश्चन सब मेरे से बनने लगे हैं। जो पहले मेरे से नहीं बन रहा था अब मेरे से बनने लगा है। तो आपके दिमाग में एक शारीरिक विकास का स्कीमा बन गया, क्योंकि मैंने आपको शारीरिक विकास का वीडियो दिया, आपने उस वीडियो को पढ़ लिया। सेकेंडली, मैंने कहा कि मैं उसके बाद एक संवेगात्मक विकास के ऊपर वीडियो लिखाऊंगा। आपने संवेगात्मक विकास वाला वीडियो को भी देखा और आपके दिमाग में अब संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का भी एक स्कीमा बन गया। थर्डली, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं सामाजिक विकास का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। सामाजिक विकास की वीडियो को आपने देखा तो आपके अंदर एक स्कीम बन गया वापस से, किसका? सामाजिक विकास का। फिर मैंने कहा कि मैं संज्ञानात्मक विकास को भी लेकर आऊंगा। संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की, ब्रूनर और पियाजे तीनों को समझाऊंगा। ऐसे करके आपको क्या पता चला धीरे से कि सर अब मेरे अंदर ना वो जो विकास वाला जो टॉपिक है, वो जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, उसका पूरा स्कीमा मेरे दिमाग में बन चुका है सर। अब आप मुझसे पूछोगे ना सर कि ब्रूनर कौन सा वादी है, तो मैं उसको बता दूंगा सर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो स्कीमा बन चुका है। तो स्कीमा इसी प्रकार की चीजों को, जहां पर आपने क्या किया, जहां पर आपने एक सुव्यवस्थित प्रारूप में एक व्यक्ति अपने अनुभव को, वो अनुभव आपका प्रत्यक्ष रहा अप्रत्यक्ष रहा, वो आपके ऊपर रहा, आपने किसी और से लिया, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने अनुभव कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिए बनता है। इनको संज्ञानात्मक संरचनाएं भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचनाएं भी, हमारे मस्तिष्क में कुछ संरचनाएं बन गई हैं। आपके अंदर अब पूरा क्या है? पूरा एक सीजी टेट निकालना है, शिक्षक भर्ती निकालना है, उसका सीडीपी के लिए आपके मन में एक संरचना बन चुकी है। और आपको यदि वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा था जीन पियाजे का स्कीमा वाला, तो आज उसका भी स्कीमा आपके मन में बैठ गया कि अच्छा स्कीमा इस चीज को बोलते हैं। स्कीमा आपके अंदर के आपके अनुभव को, आपका पढ़ाया हुआ, आपका समझा हुआ एक पर्टिकुलर मेमोरी है, वो आपका स्कीमा है। ठीक है, वो आपका चिंतन करता है, मनन करता है, उसके बाद आपका जो गठित होता है, जो सुव्यवस्थित प्रारूप से आपके दिमाग में जमा हुआ है, आपका पूरा लाइफ का ना स्कीमा बना हुआ है। मतलब दिनचर्या का स्कीमा बना हुआ है। आप सो के उठेंगे, आप पानी पिएंगे, ब्रश करेंगे, योगा करेंगे, ये आपका स्कीमा है जो आपको कहता है कि आपको इन चीजों को करना है, जिसको आप बिना देखे, कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर से बाइक लेकर निकले और कोचिंग तक का पहुंचे, आपको पता नहीं चलता है। आपके मन में इतने थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो जो स्कीमा है वो इतना ट्रेंड हो चुका है कि अब आपको किसी और थॉट्स को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पूरा रास्ता इतने तरीके से याद हो गया, हजारों बार उस रास्ते से गुजर चुके हो, वो याद हो चुका है। तो कई बार ऐसा होता है ना, किस लिए? क्योंकि वो स्कीमा जो है उतना ट्रेंड हो चुका है। तो स्कीमा आपकी पर्टिकुलर मेमोरी, ये मेरा स्कीमा हो गया। सेकेंडली, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अवधारणा में डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्या है? थोड़ा अच्छा टॉपिक है यार। डिसइक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे असंतुलन। इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? संतुलन। ठीक है, पूरा का पूरा जीन पियाजे का जो प्रोसेस है वो केवल इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि या तो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होगा या तो बच्चा इक्विलिब्रियम में होगा। इन दोनों के बीच के प्रोसेस में वो सीखने की मुख्य धारा में होगा, मतलब वो सीखने की कोशिश कर रहा होगा। डिसइक्विलिब्रियम में देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इक्विलिब्रियम में देखो बराबर हो गया। पूरा प्रोसेस
केवल और केवल इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है। यदि बच्चा किसी जानकारी को पहली बार देख रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो असंतुलन हो जाएगा। जब पहली बार हॉस्टल बनाने वालों को पता चला होगा कि यार बाल मनोविज्ञान का सेक्शन को ऐड कर दिया गया है, बच्चे असंतुलित हो गए, बट स्टिल उनको पता है कि हमें एग्जामिनेशन निकालना है तो सीखना पड़ेगा। उन्होंने धीरे धीरे वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट किया और वो कैसे आ गए, संतुलन में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपसे मैथ्स नहीं बन रहा होता है, आप कई अलग अलग लगातार वीडियोस देखते हैं, अब मैथ्स बन नहीं रहा तो आपकी मन में मानसिक स्कीमा कैसे होगी, मानसिक स्कीमा आपकी डिसइक्विलिब्रियम में चली गई, आपकी असंतुलित हो गई। फिर धीरे धीरे आपने उस चैप्टर के 15 वीडियो देखे, 20 वीडियो देखे, 500-600 क्वेश्चन लगाए, और क्वेश्चन लगाने के बाद अब उस टॉपिक से क्वेश्चन है तो आप बोलते हो ऐसे उड़ा दूंगा क्वेश्चन को मैं। क्यों बोलते हो? क्योंकि अब आप इक्विलिब्रियम में आ चुके हो। सेम यही स्थिति से एक बच्चा भी गुजरता है। मतलब जब उसके सामने कोई नई चीज आती है तो बच्चा कैसे होता है, डिसइक्विलिब्रियम में, और जब उसके सामने वो चीज क्लियर हो जाएगी, उन चीजों से कई बार वो गुजर चुका रहेगा, तब वो कहां जाएगा, तब वो मेरे भाई वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। और पियाजे का पूरा प्रोसेस बोलता है कि आपको बच्चों को संतुलन में लाना है जब जब वो असंतुलन वाली प्रक्रिया में चले जाए, जब जब वो डिसइक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस में चले जाए। ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त नहीं होता, याद रखना, ये केवल और केवल स्टार्ट हुआ इक्विलिब्रियम से। डिसइक्विलिब्रियम बच्चा कैसा गया और वापस डिसइक्विलिब्रियम से हम उसे इक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन संतुलन में कैसे लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं एक प्रक्रिया, इसको बोला था एडाप्टेशन, जिसको बोला था अनुकूलन। अच्छा, अनुकूलन ऐसी प्रक्रिया है, आप जब पहली बार कोचिंग करने बिलासपुर आए होगे ना, तब समझ में आया होगा कि सर यहाँ ना रूम्स बहुत महंगे हैं सर, रूम छोड़ो सर, खाना अच्छा नहीं है सर, यहाँ के पानी से बाल झड़ रहा है सर, यहाँ का नाश्ता अच्छा नहीं है सर, मजा नहीं आ रहा है सर। बट स्टिल आप अगर अभी 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना, 2 महीने से रह रहे हैं तो अब आप अपने आप को अडाप्ट कर चुके हैं, अपने आप को उस माहौल में अनुकूलित कर चुके हैं कि यार वैसा ना यार कि पढ़ना है यार, नौकरी निकालना है, तो आपने एडजस्ट कर लिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टकला भी हो जाऊंगा बाल झड़ के, लेकिन नौकरी तो लग जाएगा। मन में ये है कहीं ना कहीं, है ना। और मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो है ना अब कि ऐसा है कि सर अब यही खाना खाना है सर, यही वो कमरा जहां पर मेरे को अपना 1 साल निकालना है, 1.5 साल निकालना है, और यहां से अधिकारी या कर्मचारी बनकर मुझे निकलना है सर, मुझे एक सरकारी नौकरी लेकर यहां से निकलना है। इस प्रकार की प्रक्रिया जब आप उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हो, जब आपको उस वातावरण से कोई समस्या नहीं है, समस्या होने पर भी आप उसको अपने अंदर अनुकूलित कर लेते हो, तो उस प्रक्रिया को बुलाता है अडैप्टेशन। और ये हर एक बच्चा अपने जब शैशव अवस्था से गुजर रहा होता है, अपने प्रारंभिक बाल अवस्था से गुजर रहा होता है, तो इन प्रक्रियाओं से वो गुजरता है। वही मेरा अडैप्टेशन है कि वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेना, वातावरण के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप का समायोजन कर लेना, यही मेरा क्या है, यही मेरा अडैप्टेशन है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों में अपनी वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक आने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है, जो मैंने अभी कहा, और जब कोई बच्चा वातावरण से किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है। ठीक है, मतलब बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को सीख रहा है, और सीखते सीखते वो उन प्रक्रियाओं में शामिल हो गया है। ठीक है, सेकंड है सर ये अडैप्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, अडैप्टेशन जो है वो डायरेक्ट किसी स्थिति में नहीं हो सकता। 1 मिनट, अडैप्टेशन के लिए ना 2 और प्रोसेस है जो जरूरी है, यदि वो नहीं होगा तो अडैप्टेशन भी नहीं होगा। ठीक है, वो 2 प्रोसेस कौन सी है? एक है मेरा एसिमिलेशन और एक है मेरा एकोमोडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो चीज है उसको बोला जाता है आत्मसत्करण, ठीक है, और एक है उसको बोला जाता है समायोजन, एकोमोडेशन। अब ये सब चीज मेरे में नया है सर, अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन मिलाकर मुझे क्या बनेगा, मुझे अडैप्टेशन बनेगा। अगर एसिमिलेशन सही से नहीं होगा, अगर एकोमोडेशन सही से नहीं होगा, तो अडैप्टेशन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों जो है ना, ये बाई प्रोसेस है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसेस है। अगर केवल और केवल आत्मसत्करण हुआ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा अडैप्टेशन होगा, और जब तक अडैप्टेशन नहीं होगा बच्चा इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, बच्चा यहां पर इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस में नहीं जाएगा। इसीलिए अडैप्टेशन होना जरूरी है। अडैप्टेशन तब होगा जब वो दोनों प्रक्रियाएं साथ हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। ठीक है, चलो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन जो है आपके अंदर स्कीमा बनती जाती है बहुत सारी। मैंने कहा कि आपने पहली बार कुत्ता देखा, आपके अंदर कुत्ते की स्कीमा बन गई। सेम वही है आत्मसत्करण। एसिमिलेशन का मतलब है हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में जानकारी लेने की प्रक्रिया है। आपने पहली बार कोचिंग देखा बिलासपुर में, तो आपकी स्कीमा बन गया, आपने एसिमिलेट कर लिया, आपने आत्मसत्करण कर लिया। अरे वाह, इतना बड़ा शानदार कोचिंग भी होता है। चलिए ठीक है, आपने पहली बार स्मार्ट बोर्ड देखा, बड़ा वाला जिसमें लिखते हैं, और स्मार्ट बोर्ड में हो सकता है ना कि पहली बार आपने देखा कि इतने अच्छे एनिमेशन से कोई पढ़ा सकता है, तो आपने पहली बार किसी चीज को देखा, अपने स्कीमा में आपने उसे फिट कर लिया। जिस भी चीज को आप पहली बार देखते हैं वो आपका एसिमिलेट होता है, वो आपका आत्मसत्करण होता है। यहां पर व्यक्ति पूर्व मौजूदा मानसिक संरचनाओं में नई जानकारी को बिना संशोधित किए ग्रहण करता है। ठीक है, आपने पहला बार क्या देखा? स्मार्ट बोर्ड देखा, आपने अपने मन में उसको बना लिया, अपने में डाल लिया भैया कि ऐसा है,
स्मार्ट बोर्ड इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, बढ़िया 1 नंबर 85 इंच का स्मार्ट बोर्ड है भाई, शानदार कोचिंग है, मस्त एसी लगे रहता है, आपने अंदर स्कीमा में आत्म सत्करण कर लिया, आपने स्मार्ट बोर्ड देख लिया, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया एसिमुलेशन, आत्म सत्करण। बच्चा भी करता है, हर एक चीज को पहली बार वो कुत्ता देखेगा, पहली बार वो जानवर देखेगा, पहली बार वो बिल्ली देखेगा, तो अपने अंदर क्या करेगा, आत्म सत्करण करेगा, एसिमुलेशन करेगा। पहली बार वो चॉकलेट खाएगा, पहली बार आइसक्रीम खाएगा, पहली बार वो कुल्फी खाएगा, आत्म सत्करण करते जा रहा है, अच्छा ये भी वही चीज है, अच्छा ये भी वही चीज है, समझ में आया उसको। धीरे धीरे उसके बाद फिर जब एसिमुलेशन की प्रक्रिया हो जा रही है, उसके बाद एक प्रक्रिया आ रही है जिसे मैं कह रहा हूं क्या, एकोमोडेशन, जिसे मैं क्या कर रहा हूं, समायोजन। समायोजन जो है वो बोलता है कि जब एसिमुलेशन हो चुका है, जब आत्म सत्करण जब हो चुका है, तो उसके बाद पूर्व स्कीमा अर्थात ज्ञान में किसी जानकारी को समकालित करने के लिए परिवर्तन करना प्रारंभ करता है। हमने बच्चे को सिखाया कि यार जब भी कोई चीज देखो, बच्चा ना पहली बार क्या होता है ना कि कुत्ते को देखता है, ठीक है, बच्चा एक कुत्ते को देखा, तो मैंने कहा कि यार देख कुत्ता, तो उसने बोला कुत्ता ही क्यों बोले इसको, मैंने कहा उसके 4 पैर थे, उसके पूंछ थे, उसके छोटे से कान थे, तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ने क्या किया, उसके मन में बना लिया एसिमुलेशन। अगली बार उसने क्या देखा, एक काला कलर का कुत्ता देखा, तो फिर वो कंफ्यूज हो गया, नहीं ये कुत्ता तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा था कि कुत्ता जो है वो ब्राउन कलर का रहेगा, तो मैंने उसे कहा नहीं मेरे भाई, कुत्ता जो है वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तब यहां पर उसका क्या प्रक्रिया हुआ था, एसिमुलेशन। जिस क्षण मैंने उसे ये बताया कि ये भी कुत्ता है, तब उसने क्या किया, अपने कुत्ता, अपने डॉग वाले जो स्कीमा है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया कि यार अगर वो ब्लैक कलर का भी होगा ना, तब भी वो डॉग ही होगा। तब ये जो प्रक्रिया जहां पर उसने थोड़ा सा परिवर्तन किया काला कलर का, यार ये मेरा जो है ये मेरा एकोमोडेशन है, यानी कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो मेरा एकोमोडेशन है, वो मेरा क्या है, समायोजन है। और ये जब दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब वो भूरा कलर का कुत्ता देखे या काला कलर कुत्ता देखे, अब वो कुत्ता को फटाक से पहचान लेगा, तब वो प्रक्रिया अडाप्टेशन है, अनुकूलन है। क्यों, क्योंकि अब उसको देखकर कुछ टेंशन ही नहीं हो रहा है, उस वातावरण में अनुकूलित हो गया है कि कितने प्रकार के कुत्ते आ जाए मैं जान जाऊंगा। अगेन बच्चे को हमने ऐसा वाला दिखाया, व्हाइट वाला, सर ये क्या है, हमने बोला ये कुत्ता है, अरे यार फिर तो आपने कल ही कहा था ब्राउन भी होता है ब्लैक भी होता है, अब व्हाइट भी कुत्ता होने लग गया। हमने कहा हाँ ये भी कुत्ता होता है। फिर से बच्चे ने क्या किया, अब यहां तो फिर से एसिमुलेशन वाली प्रोसेस चल गई थी, फिर से बच्चे ने क्या किया, एकोमोडेशन किया, फिर से अपने स्कीमा में क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया, और उसको समझ में आया धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, अरे यार बहुत सारे प्रकार के डॉग होते हैं यार, बहुत सारे अलग अलग कलर के डॉग होते हैं, बहुत सारा, ठीक है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपको समझ में आई होगी कि क्या मेरा एसिमुलेशन होता है और क्या मेरा एकोमोडेशन होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये मजा आया होगा समझने में। उसके बाद देखो एसिमुलेशन किया, तब वो इक्विलिब्रियम में आ गया था, संतुलित हो गया था कि चलो कुत्ता है। न्यू सिचुएशन क्या आया कि मैंने कहा उसको, मैंने पूरा हर एक प्रकार का कुत्ता दिखा दिया ना, देखो ये हर एक प्रकार का जितना कुत्ता है ना मैंने सब उसको दिखा दिया, ये सभी जो डॉग्स हैं ये अलग अलग टाइप के हैं। वो डॉग को देख के कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन वो फिर देखता है कि एक 4 पैर वाला जानवर है, उसका ही पूछा है, तो बोलता है मम्मी वो देखो बड़ा सा कुत्ता, बड़ा सा डॉग। मम्मी बोलती है कि अरे वो डॉग है ही नहीं, वो तो उसको तो हम काऊ बोलते हैं, वो क्या है, वो तो काऊ है बेटा। बच्चा फिर डिस्ट्रीब्यूटर में चले गया, तुम ही लोग तो सिखाया हो यार, वो कैसे भी कलर का हो, अगर उसके 4 पैर है पूछा तो वो डॉग होगा। तो हम उसको फिर सिखाते हैं कि बेटा नहीं, वो एक काऊ है, और हम उसे फिर क्या करने बोलते हैं, फिर उसे हम एकोमोडेशन करने बोलते हैं, फिर अपनी स्कीमा में थोड़ी बदलाव कर। अब बदलाव करने के बाद उसको समझ में आता है अच्छा ये अब गाय होता है, और फिर वो कहां जाता है, फिर इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक है। मतलब हमने एकोमोडेशन कराया, अब वो एसिमिलेट हो चुका है, ठीक। जैसे जैसे बदलाव करेगा, बदलाव की प्रक्रिया एकोमोडेशन है, फिर इक्विलिब्रियम, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस जीवन भर चलती रहेगी। अब इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों ने समझ लिया है कि वो कैसे काम करता है। सर कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आया होगा कि सर ऐसा है कि सबसे जो बेसिक चीज है वो मेरा सर स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा के बाद मैंने याद है आपको, मैंने कहा कि बच्चा का जो पूरा प्रोसेस है वो यार अनुकूलन का है, अनुकूलन का है। अनुकूलन मतलब क्या है, मेरा एडाप्टेशन है। उसके बाद इसके अंदर 2 प्रोसेस थे, कौन से, एक था आत्मसत्करण और एक कौन सा था, समायोजन। मतलब एक मेरा एसिमिलेशन था और एक मेरा एकोमोडेशन था। अच्छा, अनुकूलन के बाद कोई प्रक्रिया होती है क्या, होती है मेरे दोस्तों, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उसको सही क्रम में जमाते जाना, सही क्रम में, सुव्यवस्थित
तरीके से अपने स्कीमा को फिट करते जाना कि एक स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक स्कीमा मेरा किसका बना है, जानवर का, एक स्कीमा मेरा किसका बना है, पेड़ का, एक स्कीमा बना है फल का। ठीक है, अब फल में भी ऐसी हुआ होगा ना, उसको मैं गोल गोल चीज किया, मैंने बताया ये बिही है, अगले दिन उसको लगा लाल कलर का सेब दे दिया, बोला ये लाल बिही है, बोला नहीं ये सेब है क्योंकि ये लाल है। अगले दिन उसको मैं हरा वाला ग्रीन एप्पल दे दिया, बोला ये तो एप्पल नहीं हो सकता, ये तो अमरूद है, फिर बताया ये ग्रीन एप्पल होता है। तो ऐसे ही फल का भी एक स्कीमा बना होगा, वैसे ही हर एक चीज का अलग अलग स्कीमा, उसको व्यवस्थित तरीके से जमाना, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आत्मसत्करण हो गया, एकोमोडेशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर लास्ट में मेरा जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम, जिसको मैं क्या बोलता हूं, संतुलन। संतुलन की प्रक्रिया कब हुई, जब सर उसने अपने स्कीमा में अनुकूलन भी कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया, तब उसके अंदर इक्विलिब्रियम वाली जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक मजा आया होगा। यदि कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में।